नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भोपाल से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ उपयोगी जानकारी लेकर। हम बात कर रहे थे वेरिकोज वेन्स के बारे में, पर किसी भी बीमारी के इलाज, कारण, सिम्टम्स, इन सब के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ मरीज़ मुझसे जानना चाहते हैं वो ये है कि इस बीमारी में हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए, या मोटे मोटे तौर पे हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन सवाल है और कई मरीज़ भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, उनको स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाते हैं कि इस बीमारी में हमको किन चीज़ों को करने से या किन एक्टिविटीज़ को करने से बचना चाहिए। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से नंबर वाइज इन चीज़ों को हम डिस्कस करें। नंबर 1 चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है वो है लंबे समय तक खड़े रहना। तो अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है, कोई वेटर है, इवन हम डॉक्टर, सर्जन्स जो लंबे समय तक खड़े रहकर मरीजों का ऑपरेशन करते हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है जो आईसीयू में, वार्ड्स में 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं लंबे समय तक खड़े रहकर, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बीच बीच में बार बार बैठने का या आराम करने का, उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है या ज़्यादा प्रभाव से दिख सकती है। वो लोग इस समस्या से ज़्यादा ग्रसित रह सकते हैं। तो लंबे समय तक खड़े रहना अवॉइड करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कैसे अवॉइड करें भाई, हमारा काम ही यही है। हमारा बॉस जो है वो हमको बोलेगा कि आप बैठ क्यों रहे हो बीच बीच में बार बार। तो एक चीज़ होती है जिसको हम शॉर्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बोलते हैं। मैं एक जनरल रूल अपने मरीजों को बताता हूँ कि हर 55 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए आप पैर ऊपर करके बैठ जाइए। देखिए, आपकी वर्क प्लेस पर आपको लेटने की जगह तो मिलेगी नहीं, पर एटलीस्ट बैठने की जगह मिल सकती है। चाहे आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, आप दुकान पे काम कर रहे हैं जहाँ आपको खड़े रहना है, लेकिन एक स्टूल, एक कुर्सी तो हर एक दुकान पर भी होती है। तो आप हर 55 मिनट के बाद, अंदाजे से बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि ठीक 55 मिनट ही ज़रूरी है, 5 मिनट के लिए आप अपने पैरों को थोड़ा सा एलिवेट कर दीजिए। आप 30-40 डिग्री, 50 डिग्री भी एलिवेट कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। उससे होगा क्या कि जो खून इकट्ठा हो गया है आपकी उभरी हुई नसों में, वो वापस आपके हार्ट की तरफ जाने लगेगा और आपको पैरों में हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। इसी के साथ आप इसको याद रखने के लिए आप अपने मोबाइल में अलार्म भी लगा सकते हैं, जो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे किसी को गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनको सलाह दी जाती है कि आप अपनी गर्दन को थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करिए। वैसे ही आप वेरिकोज वेन्स में अपने पैरों को एलिवेट कर सकते हैं। नंबर 2 चीज़, वजन, वेट, किसी और का नहीं, आपका खुद का वजन। देखिए, कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वज़न होना, मतलब आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से ज़्यादा वज़न होना आपके लिए हानिकारक है। तो ना सिर्फ इससे आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, घुटनों में और हिप्स में आर्थराइटिस, बल्कि वेरिकोज वेन्स की समस्या में भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आप अपने वज़न कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वज़न से मेरा मेन तात्पर्य जो है वो ये है कि आपका बेली फैट, यानी कि आपके पेट के अंदर जो चर्बी है, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो आपके वेरिकोज वेन्स बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो बेली फैट है ये आपकी वेन्स को दबा रहा है। मतलब जो खून की नसें, जो रक्त शिराएं आपका खून ऊपर हार्ट की तरफ ले जा रही हैं, वैसे ही उनको ऊपर खून ले जाने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप सोचिए, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खून जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन नसों को वैसे ही दिक्कत हो रही है उस खून को ऊपर ले जाने में। आप खड़े हुए हैं तो आपका खून वैसे भी नीचे की तरफ इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत खून ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वो भी आपके मोटापे की वजह से या आपके बड़े पेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो होगा क्या कि आपका खून और रुकेगा और पैरों में इकट्ठा होगा, आपको सिम्टम्स और बढ़ेंगे, पैरों में सूजन, भारीपन और बढ़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक आप अपना वजन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक दूसरी थेरेपीज भी उतनी कारगर नहीं हो पाएंगी वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के लिए। चाहे वो स्टॉकिंग्स हो, चाहे वो किसी तरह का ट्रीटमेंट हो, लेजर थेरेपी या ग्लू थेरेपी हो, कोई भी थेरेपी बहुत अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाएगी अगर आपका वजन अत्यधिक है। तो प्लीज़ अपने वजन को कंट्रोल में रखिए। नंबर 3 चीज़ जो मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ, वॉक करना, पैदल चलना। पैदल चलना सबसे सस्ता उपाय है। इनफैक्ट इसमें कोई खर्चा ही नहीं है।
आपको अपनी गली के बाहर, आपकी छत पर या आसपास किसी भी ग्राउंड में, पार्क में, जहाँ भी मौका मिले, जिस समय भी मौका मिले, सुबह शाम, जब आपके लिए कंफर्टेबल हो, प्लीज़ वॉक करने जाइए। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी पैर की मसल्स आपके ब्लड वेसल्स को पंप करती हैं। तो ये एक नेचुरल पंप है जो प्रकृति ने हमारे शरीर को दिया है। मतलब ये स्टॉकिंग्स की तरह ही हैं काफ मसल्स, जो आपके चलने पर आपके ब्लड को पंप करेंगे और आपको पैरों में हल्का महसूस होगा। इसलिए आमतौर पर वेरिकोज वेन्स के मरीजों को चलने पर अच्छा लगता है और लंबे समय तक खड़े रहने पर दिक्कत बढ़ जाती है। तो वॉक करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सबसे सस्ती और सबसे नेचुरल एक्सरसाइज है। आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है वॉक करने के लिए, कोई महंगी मशीन नहीं खरीदनी है, आपको सिर्फ वॉक करना है। 30 से 40 मिनट एक सफिशिएंट वॉकिंग टाइम होता है। अच्छा, कई मरीज ये पूछते हैं कि हमको कितना तेज़ वॉक करना चाहिए, हमको कितनी दूर चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम 5 किलोमीटर चलें रोज़, हम 10 किलोमीटर चलें? तो इन सब चीज़ों का एक्चुअली कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ ये है कि आप लगातार चलें, अपनी गति से चलें। आपकी सीमा से ज़्यादा तेज़ आप चलेंगे तो आपको चोट लग सकती है, आपके घुटने घिस सकते हैं, आपको कोई और दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत जोश में चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्पीड से चलें, जिसको हम एक ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, उस स्पीड से चलें और वो आपके लिए सफिशिएंट है। नंबर 3 चीज़, हमको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जिससे वेरिकोज वेन्स बढ़ सकती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? बहुत अत्यधिक वजन उठाना। देखिए, आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो जिम फ्रीक्स होंगे, मतलब उनको जिम जाना बहुत पसंद होगा, उनको गर्व होगा अपनी बॉडी पर, अपनी फिजिक पर, जो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर होता क्या है कि जब आप स्टिल खड़े होकर या बैठकर, और ख़ासकर खड़े होकर बहुत भारी वजन उठाते हैं तो एक बहुत सारा प्रेशर जो है वो आपकी नीचे की वेन्स में ट्रांसमिट होता है। जब वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है तो आपके जो वाल्व्स ऑलरेडी जो ख़राब हैं वो और ख़राब हो जाते हैं, आपकी और नसें फूलने लगती हैं, आपको पैरों में और भारीपन महसूस होने लगता है। होगा क्या, ये उस समय आपको महसूस नहीं होगा जब आप भारी वजन उठा रहे होंगे। ये धीरे धीरे करके आपके पैर की वेन्स की वाल्व्स को ख़राब कर देगा और आपकी समस्या इन चीज़ों से बढ़ सकती है। तो अगर आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप ऑलरेडी वेरिकोज वेन्स के मरीज़ हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अब वेट लिफ्टिंग आप बैठ के करें, ना कि अपने पैरों पे खड़े होकर, क्योंकि उससे आपका ये जो प्रेशर है और ज़्यादा ट्रांसमिट होगा आपके पैर की नसों में। इसी तरह की एक एक्सरसाइज है साइकिलिंग। अब साइकिलिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं और उनको उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। लेकिन मैं अपने वेरिकोज के मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि बहुत हार्ड साइकिलिंग ना करें। जैसे इंडोर साइकिल है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसको बहुत टाइट ना करें कि आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अगर आपको अपने पैरों से बहुत ज़ोर या बहुत ताकत लगानी पड़ रही है तो अगेन आपके वाल्व समय के साथ वीक हो जाएंगे। जो लोग आउटडोर साइकिलिंग करते हैं वो कई बार बहुत एडवेंचरस होकर अपहिल साइकिलिंग करते हैं, मतलब पहाड़ी के ऊपर साइकिल को चढ़ाते हैं, और उससे अदरवाइज उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगेन वेरिकोज वेन्स के मरीजों के वाल्व्स जो हैं इस तरह की साइकिलिंग से और ख़राब हो सकते हैं। तो आप अगर साइकिलिंग करते हैं तो नॉर्मल रूटीन साइकिलिंग करिए, प्लेन ग्राउंड पे चलाइए, जितनी चलानी हो चलाइए, उसमें कोई मनाही नहीं है। आपको 1 घंटे 2 घंटे साइकिलिंग करनी हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना लगाएं। चौथी चीज़ जो खतरा है मरीजों के लिए, जिनको पैर की नसें उभरी हुई रहती हैं, वो है एक्सीडेंटल रप्चर का। मेरे पास कई मरीज आते हैं जिनको वेरिकोज वेन्स फूट जाती हैं, यानी कि रप्चर हो जाती हैं। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि होता क्या है, जब वेरिकोज नसों में कोई चोट पहुंचती है, चाहे वो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से पहुंची हो या आपके नाखून से ही खुजाने से पहुंची हो, तो उसकी ब्लीडिंग बहुत अनकंट्रोल्ड होती है और बहुत प्रेशर से होती है। और अक्सर ये ब्लीडिंग मरीजों को पता भी नहीं चल पाती है, क्योंकि कई बुजुर्ग लोगों को रात को जब वो उठकर वॉशरूम गए हैं और अंधेरे में वापस अपने पलंग की तरफ आ रहे होते हैं तो उनका पैर किसी पलंग की ही नोक से या ऐसी किसी चीज़ से घिस जाता है, छोटी सी चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। चूंकि ये ब्लीडिंग पेनलेस होती है, मतलब इसमें दर्द तो कुछ खास होता नहीं है, तो मरीज को अक्सर अंधेरे में पता भी नहीं चलता है कि इतनी ब्लीडिंग हो गई है। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनको आधा 1 लीटर ब्लड निकल जाता है और उनको बाद में पता चलता है जब उनका बिस्तर या उनके कपड़े जो है वो पूरी तरह से ब्लड में सोक हो गए।
ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि कई मरीज शॉक में भी आते हैं हमारे पास क्योंकि उनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका होता है। इसलिए वेरिकोज के मरीजों से को मेरी ये सलाह रहेगी कि वो शार्प ऑब्जेक्ट्स के पास जाने से, यानी कि नुकीली चीज़ों के पास जाने से बचें। बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी वेंस को खुजाने से बचें, क्योंकि वेरिकोज वेंस के सिम्टम्स में हमने देखा था कि खुजली जो एक प्रोमिनेंट सिम्टम है, तो उससे भी बचें। क्योंकि अगर आपकी वेंस में ज़रा सा भी पंक्चर होगा या एक छेद होगा तो आपको अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो सकती है। इसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि स्किन ड्राइनेस से बचें। खासकर सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, शुष्की बढ़ जाती है और हम उसको मॉइस्चराइज करके नहीं रखते हैं। इसलिए ठंडों में खासकर ख्याल रखें। गर्मियों में तो क्या होता है, पसीना आता है तो थोड़ी बहुत मॉइस्चर वैसे ही इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ठंडों में ड्राइनेस होने लगती है। इसलिए अपने पैरों पे भी स्किन मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं जिससे आपको खुजली ना बढ़े। कुछ और चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो है एक्सट्रीमली हॉट बाथ, मतलब खौलते हुए गर्म पानी से नहाने को अवॉइड करें। क्या होता है कि खौलते हुए गर्म पानी से या कोई सी भी ऐसी चीज़ जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी नसें चौड़ी हो जाएंगी तो आपको काफ में क्रैम्प आ सकता है, यानी कि तेज़ खिंचाव महसूस हो सकता है। इसलिए सोना, जकूजी बाथ जिसमें हमको बहुत एक्सट्रीम हीट जो है उससे एक्सपोजर्स होते हैं, ऐसी बात से हमको बचना चाहिए अगर हम वेरिकोज वेन्स के मरीज हैं तो। इसी के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो बहुत बड़ी भ्रांति है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर आगाह करना चाहूँगा। हमारे देश में प्रिंट मीडिया में, अखबार में, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, टीवी पे आपको कई जगह ऐसे एड्स देखने को मिलते होंगे जिसमें आपको रामबाण तेल का या किसी चूर्ण का या किसी तरह की दवाई का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है कि ये आपकी वेरिकोज वेन्स को जड़ से मिटा देगा, ऐसा वैसा, और आप जानते ही हैं वो सब क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों से ज़रूर दूर रहें। अनजान तरह के तेल, तंत्र मंत्र विद्या और किसी भी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई बाबा या जड़ी बूटी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती है। जैसा कि हमने बात करी कि ये एक मैकेनिकल समस्या है, तो इन सब भ्रांतियों से दूर रहें। किसी भी तरह की तेल मालिश या किसी भी तरह का ऑयल, किसी भी तरह का केमिकल जो लोकली आप अप्लाई करेंगे और आपकी वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाएगी तो नहीं होगी। हाँ, मालिश से आपको अच्छा लग सकता है, पर उसके लिए किसी तेल को खरीदने की क्या ज़रूरत। आप ऐसे ही अपने पैर की मालिश करा लीजिए तो आपका ब्लड पंप हो जाएगा, आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से और इन सब भ्रांतियों से ज़रूर दूर रहें। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने विस्तार से आपको ये बताया कि वेरिकोज वेन्स के मरीजों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी और भी कुछ शंकाएं हैं तो उनको आप ज़रूर पूछें प्रश्नों के रूप में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा जवाब आपको दे सकूँ। जुड़े रहिए, ये वीडियोस देखते रहिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं एक बार फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।